ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं। आवर बॉडी इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू माइक्रो। हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो। देयरफॉर देयर आर मेनी पॉसिबल प्लेसेस ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज वेयर माइक्रो कुड बी गो रिसाइड। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर कि जो हमारा माइक्रोब्स है वो जाकर के रिसाइड कर सकता है। वो किसी टिश्यू में हो सकता है और वो किसी ऑर्गन में भी हो सकता है। एंड इट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन और एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स दैट डिटरमाइन द प्लेस पेयर इन द बॉडी। और ये इस बात से डिसाइड होता है कि वो कौन सी साइड से कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया है। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमारी नोज से होकर के गया है तो नोज से होकर के गया है तो मोस्ट प्रॉबेबली वो हमारे लंग्स तक पहुंचेगा और लंग्स तक पहुंच करके वो लंग्स में कोई परेशानी कर सकता है। जैसे हमारी कॉमन कफ जो होता है, जुकाम होता है, उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमारे नोज से जाती हैं। तो नोज से होते हुए वो हमारे लंग्स तक पहुंचेंगी जिससे कि हमें जुकाम हो सकता है। इन अ सिमिलर मैनर अगर कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन माउथ से होके गया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे स्टमक और गट लिनिंग तक पहुंच सकता है और हमें टाइफाइड कर सकता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे बैक्टीरिया फंगस हमारी स्किन के ऊपर है तो स्किन के ऊपर होने की वजह से वो हमें स्किन पर इफेक्ट कर सकता है, जैसे पिंपल हो जाना या फिर दाग बन जाना। लेकिन ये बात हर बैक्टीरिया के लिए सही नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया इंटर तो कहीं से करते हैं और इफेक्ट कहीं और करते हैं। जैसे मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआस के द्वारा किया जाता है और जब मच्छर में काटते हैं हमारी बॉडी पर तो वो बैक्टीरिया लीवर में जाता है और लीवर से फिर रेड ब्लड सेल्स में चला जाता है। तो हम देख सकते हैं कि उसने काटा तो हमारी बॉडी पर लेकिन वो बॉडी में रुका नहीं, वो कहीं क्योंकि उसको अटैक करने का जो उसका एरिया था वो कहीं और था। इसी तरीके से जो एड्स होता है वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के द्वारा हमारे पास पहुंचता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन उसके अंदर जो लैम्प्स नोड होता है उसका मेन टारगेट वो होता है और वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को खत्म करता है। एंड a disease is diagnosis by physician on the basis of sign and symptom depend on the tissue and organ which are targeted। हमारी जो डिसीज़ होती है वो डायग्नोस की जाती है, ठीक की जाती है इस बेसिस पर कि वो कहाँ पर अटैक किया है, उस बैक्टीरिया ने कहाँ पर अटैक किया है। और साइन और सिम्टम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो किस ऑर्गन और टिश्यू पे उसने अटैक किया है। हमने जैसे आपको बताया जैसे कि अगर कोई माइक्रो लंग्स पर अटैक करता है तो हमें ज़्यादातर जो सिम्टम दिखेंगे वो लंग्स के अराउंड दिखेंगे, जैसे कफ आना, ब्रीथलेसनेस आना। अगर ब्रेन पर टारगेट किया है सर दर्द, वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस दिखेगा। इसी तरीके से अगर हमारे गट पर टारगेट किया है तो हमें डायरिया हो सकता है, स्टमक कमजोर पड़ रहा है डायरिया हो सकता है। इसी तरीके से इफ़ द लीवर टारगेट किया गया तो जॉन्डिस हो सकता है। जो इन्फेक्शस डिजीज होती हैं हैव सम इफेक्ट इन एडिशन टू टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स, और उनके कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट भी होते हैं। एंड कॉमन इफेक्ट ऑकर इन फॉर्म ऑफ फीवर, स्वेलिंग एंड पेन। जो इन्फेक्शस डिजीज होती हैं उनके कुछ कॉमन इफेक्ट भी होते हैं जो सभी में तकरीबन एक जैसे होते हैं, जैसे फीवर आना, स्वेलिंग होना, पेन होना। मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेट इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जो ये फीवर आना, स्वेलिंग होना, पेन होना इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो डिसीज़ प्रोड्यूस करने वाली बैक्टीरिया को बहुत जल्दी किल कर देगा एंड बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन वहीं अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो वो उनके जब उस बैक्टीरिया, वायरस की या पैथोजन की चपेट में जल्दी आ जाएगा। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो इन वाइट ब्लड सेल्स को या इम्यून सिस्टम को ही ख़त्म कर देती हैं, जैसे HIV का इन्फेक्शन। जो HIV वायरस होता है वो सीधा इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है और इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ने के काबिल नहीं रहती। और इस वजह से छोटी से छोटी बीमारी भी हमारे लिए एक बड़ी बीमारी बन जाती है। जैसे कोल्ड कैन बिकम निमोनिया
एज मेजर गट इन्फेक्शन। एक कोल्ड जैसी छोटी बीमारी भी हमारे निमोनिया बन जाती है। एंड इफेक्ट ऑफ HIV वायरस कॉज एड्स। और फिर जो HIV होता है वो एड्स बनाता है। एड्स आर बिकॉज ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज नो लॉन्गर राइट ऑफ, क्योंकि अब HIV वायरस ने हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दिया है। अब हम ज़्यादा देर तक लड़ने के काबिल नहीं रहे, तो अब हमें एड्स हो जाएगा। और एड्स जो होता है हमारी बॉडी को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। और ये एड्स और HIV तब तक रहते हैं जब तक कि इंसान डेड नहीं हो जाता। और आज के समय में थोड़ी बहुत हमारी ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं जो कि हमें इससे ओवरकम करने में मदद करती हैं, लेकिन इसे कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कोर्स ऑफ डिसीजेस। कोर्स ऑफ डिसीज मीन टू से when a pathogen enter the body of person, the normal course of disease run ahead। जब हमारी बॉडी के अंदर डिसीज स्टार्ट पहुंच जाती है या पैथोजन पहुंच जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी जो होती है उनसे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। पैथोजन जो होता है अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और टॉक्सिक पैदा करता है, और उनकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है कुछ सिम्टम दिखाती है। सिम्टम ऑफ डिसीज बिगिन टू अपीयर। और इंटरवल मतलब कि इनकी और इस टाइम पीरियड को जब वो घुसा होता है हमारी बॉडी के अंदर और जब तक खत्म होता है वह सिम्टम दिखाता है, उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। द इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ डिसीज सिस्टम। जिस इंटरवल तक जो बैक्टीरिया है या पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया और उसके सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ सिम्टम नजर आए, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कुछ बीमारी जो होती हैं उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 24 आवर का हो सकता है, और 24 आवर से कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कुछ महीने ले लेती हैं। जैसे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो होता है विदिन 24 आवर अपने लक्षण दिखाना स्टार्ट कर देता है। और वहीं जो एक रेबीज की बीमारी होती है वो कुछ महीने लेती है अपने असर को दिखाने के लिए। वाई नाउ बॉडी डिफेंस बिकम एक्टिव एंड डिसीज में फॉलो द टू कोर्सेज। लेकिन उस समय तक जो इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होता है उस टाइम तक दो चीज़ें होती रहती हैं। पहली कि हमारा ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है, जो कि डिसीज से फाइट करता है। तो ऐसी कंडीशन में दो बातें हो सकती हैं। पैथोजन में ओवरकम द बॉडी डिफेंस एंड पेशेंट टाइप। हो सकता है कि पैथोजन्स हैं वो ओवरकम कर जाएं, हमारी बॉडी के डिफेंस से या बॉडी के डिफेंस से जीत जाएं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की डेड हो जाएगी, पेशेंट मर जाएगा। वहीं बॉडी डिफेंस में ओवरकम द पैथोजन एंड पेशेंट ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम डिसीज। हो सकता है कि हमारी बॉडी की डिफेंस जो है पैथोजन्स को हरा दे और पैथोजन को हरा करके जो पेशेंट है वो रिकवर कर जाए। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सर्वाइवल डिसीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप इन द बॉडी। और इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि वो डिसीज कितनी खतरनाक है और कितनी खतरनाक रूप से हमें हो सकती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर की हैं। अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं तो जो डिसीज़ होगी उसका मैनिफेस्टेशन भी बहुत ही ज़्यादा कम होगा, लक्षण या फिर उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन वही नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिसीज मैनिफेस्टेड। डिसीज कैसे मैनिफेस्ट की जाती है। ए डिसीज इज मैनिफेस्टेड बाई सिम्टम एंड साइन। वो अपने सिम्टम्स एंड साइन की मदद से पहचानी जाती है। एक्यूट डिसीज के कुछ एग्जाम्पल बताओ। एक्यूट डिसीज के कुछ एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, मलेरिया एंड फ्लू। और एक्यूट डिसीज ऐसी डिसीज होती हैं जो कुछ समय के लिए होती हैं। इन्फेक्शस डिसीज क्या होती हैं। डिसीज वेयर इन्फेक्शस एजेंट आर इमीडिएट कॉज। जो इन्फेक्शस एजेंट होते हैं वो इमीडिएट कॉज होते हैं, उन्हें इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। और कम्युनिकेबल डिसीज मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होने वाली। वेक्टर किसको कहते हैं। एनिमल दो ट्रांसमिट जर्म्स और पैथोजन्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ऐसे एनिमल जो कि जर्म्स ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के लिए, जैसे मॉस्किटो आर द वेक्टर फॉर मलेरिया। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का सिद्धांत क्या होता है।
जब हम बीमार पड़ते हैं तो वी टेक अ स्टेप टू रिकवर फ्रॉम द डिसीज। अब हम सोचते हैं कि अब इस डिसीज से हम ठीक कैसे हों। तो हमारे दो कॉमन वे होते हैं एक इन्फेक्शन डिसीज पर अटैक करने के। पहला, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज। पहले हम कोशिश करते हैं कि हम उस डिसीज के इफेक्ट को रिड्यूस करें, मीन टू रिड्यूस द सिम्टम। और इफेक्ट रिड्यूस करने का मतलब होता है सिम्टम जो हमें नजर आ रहे हैं उनको हम कम करें। टू अचीव दिस वी कैन टेक मेडिसिन। इसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं और वो मेडिसिन हमारे फीवर को, पेन को, लूज मोशन को कम कर देती है। और फर्स्ट स्टेप में हमारे मेन रीजन जो होता है, मेन स्टेप यही होता है कि हम उसके सिम्टम्स को अटैक करें। जैसे कि अगर एक बच्चे को लूज मोशन हो जाए तो लूज मोशन का सबसे बड़ा स्टेप जो होता है उसको मीटो से डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है बच्चे को, क्योंकि उसके अंदर सारा वाटर निकल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सबसे पहला काम ये है कि हम उसके लूज मोशन को कंट्रोल करें, नहीं तो इससे वो डिहाइड्रेशन हो सकता है। As you know, loose motion can lead to dehydration, and if person suffering from high fever due to malaria, he need to take a medicine to bring down his fever. इसी तरीके से जिस तरीके से लूज मोशन में हमें डिहाइड्रेशन बचाना होता है, उसी से जब मलेरिया होता है तो मलेरिया के केस में पर्सन को हाई फीवर देखने को मिलता है, और हाई फीवर के दौरान हमें उसे मेडिसिन देनी पड़ती है तो ब्रिंग हिज फीवर डाउन, जिससे कि उसका फीवर डाउन आ जाए। और उसके बाद उसे कुछ समय का बेड रेस्ट लेना पड़ता है। बाई टेकिंग द बेड रेस्ट वी कंजर्व आवर एनर्जी एंड दिस हेल्प आवर बॉडी टू अर्ली रिकवरी। और जब हम बेड रेस्ट लेते हैं तो हमारी एनर्जी उस बैक्टीरिया से फाइट करने में जाती है और हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाते हैं। सेकेंड स्टेप, जो सिम्टम्स को हमने कंट्रोल करने, फर्स्ट स्टेप में हमें सिम्टम्स को कंट्रोल करना सीखा, लेकिन सिम्टम्स को कंट्रोल करके केवल हम टेम्परेरी रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन अभी भी माइक्रोब्स उसमें जिंदा रहते हैं। बिकॉज दीज विल मेक द माइक्रोब गो अवे एंड डिसीज विल नॉट बी कट। हमारे सिम्टम्स जो होते हैं वो कम बेशक हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो हमारी डिसीज़ होती है उसके माइक्रोब्स ख़त्म नहीं होते। तो इसी कंडीशन में हम उन्हें परमानेंटली ख़त्म करना होता है सेकंड स्टेप में। इसके लिए हमें उन्हें मारना पड़ता है और हम मेडिसिन्स लेते हैं। मेडिसिन आर यूज टू किल द माइक्रोब्स, और इन माइक्रोब्स को मारने के लिए हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मलेरिया सफ़र कर रहे हैं तो क्विनाइन लेंगे। क्विनाइन जो होती है मलेरिया पैरासाइट को किल कर देती है। एंड हमने पढ़ रखा है माइक्रोब्स कैन बी क्लासीफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। माइक्रोब्स को हमने कई कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, डेट इज वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक वायरस के लिए या एक टाइप के पैथोजेंस के लिए जो मेडिसिन है वो दूसरे के लिए इफेक्टिव नहीं होगी। मेडिसिन डेट आर यूज अगेंस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट वायरस और प्रोटोजोआ। वो मेडिसिन जो कि हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं वो मेडिसिन हम वायरस या प्रोटोजोआ के लिए यूज नहीं कर सकते। ईच ऑफ दिस ग्रुप आर ऑर्गेनाइज हैव सम स्पेशल इनिशियल बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये रहता है कि हर ऑर्गन के अंदर कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो कि दूसरे के अंदर नहीं होते, और हमारा मेन मोटिव या मेडिसिन का मेन मोटिव यही होता है कि उसकी जो बायोकेमिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना या उसमें रप्चर कर देना जिससे कि वो किल हो जाए। The drugs that block one of those biochemical mechanisms in one member of the group will effective against many other member of the same group. जैसे हमने मैकेनिज्म, क्योंकि एक बैक्टीरिया जो होता है, सपोज हम बैक्टीरिया के लिए लेते हैं, बैक्टीरिया जो होता है तो एक ग्रुप में जितने बैक्टीरिया होते हैं उन सबके बायोकेमिकल या एक ही जैसे होते हैं। तो अगर वो एक को किल कर सकते हैं तो दूसरों को भी किल कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पर हम ड्रग्स और मेडिसिन बनाते हैं। जो ड्रग्स होते हैं वो एक तरीके बायोकेमिकल ऑफ बैक्टीरिया को किल कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरे ग्रुप को भी खत्म कर सकता है। लेकिन द सेम ड्रग विल नॉट अगेंस्ट ए माइक्रोब बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। लेकिन अगर माइक्रोब दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, केवल उसी माइक्रोब को अटैक करेगा कि वो सिमिलर ग्रुप से अटैक करता हो। Biochemical pathway also do not exist in our body cells,
एंड मोस्ट ऑफ आवर बायोकेमिकल पाथवे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बैक्टीरिया। एक और बात, जो हमारे बायोकेमिकल जो होते हैं, जो वो रिलीज करते हैं, वो हमारी बॉडी से अलग होते हैं और हमारी बॉडी में मिलते भी नहीं हैं। इसीलिए हम दवाई जब खाते हैं तो हमें वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, वो केवल बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआस पर अटैक ज़्यादा करती है। एंड बायो हाँ, पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। जैसे हम पेनिसिलिन का एग्जाम्पल लेते हैं, पेनिसिलिन जो होता है एक बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है उसे तोड़ देती है और या ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर जाता है। और इसी तरीके से जो पेनिसिलिन होती है वो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज पर यूजफुल होती है, बट इट डज नॉट इफेक्ट एनिमल सेल एज द लैक ऑफ सेल वॉल। लेकिन पेनिसिलिन एनिमल सेल पर अटैक यूजफुल नहीं होगी क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं मिलता है। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। इसी तरीके से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वायरस के अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं होते। डेट इज व्हाट अचीव बाई एंटीबायोटिक्स। सिमिलरली स्पेसिफिक ड्रग्स जो होते हैं हम प्रोटोजोआस, फंगस एंड वॉर्म्स के लिए भी बनाते हैं। एक और बात, हम वायरस के बारे में बता देते हैं आपको। वायरस जो होता है इंटरसेलुलर पैरासिटिक होता है। दे हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। इनके जो बायोकेमिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ज़्यादातर बायोकेमिकल्स के लिए ये दूसरे होस्ट सेल को या बॉडी सेल को होस्ट सेल बनाते हैं। दे यूज द मशीनरी ऑफ देयर होस्ट सेल फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। जिससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ये होस्ट सेल बनाते हैं और जिससे वो अपने ज़्यादातर वर्क करवाते हैं। और यही एक मेन कारण होता है कि एंटीवायरल मेडिसिन बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इन लिमिटेशन के बाद भी हमने एंटीवायरल ड्रग्स बना लिए हैं जो कि कुछ हद तक यूजफुल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ड्रग हैविंग डेवलप फॉर कीपिंग HIV इन कंट्रोल। हमने ऐसे ड्रग्स बना लिए हैं जो कि HIV को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट जो होता है हमारे लिए लास्ट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट कराने के कुछ लिमिटेशंस होते हैं और वो लिमिटेशन कुछ इस तरीके से होते हैं। व्हेन अ पर्सन गेट डिसीज हिज बॉडी फंक्शंस आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। अगर किसी इंसान का कोई बीमारी हो जाती है और उसकी कोई बॉडी फंक्शन खराब हो जाता है तो हो सकता है कि वो कंप्लीट डैमेज हो जाए, जिससे कि वो कभी दोबारा रिकवर ना कर पाए। जैसे कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस में आपने दवाई तो खा ली लेकिन आप सारी ज़िंदगी कमज़ोर और टायर्ड फील करेंगे। इसी तरीके से ट्रीटमेंट टेक इट्स ओन टाइम। ट्रीटमेंट जो होता है अपना टाइम लेता है, विच मीन डेट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज इज लाइकली टू बी बेड रिटन फॉर सम टाइम एंड इवन आफ्टर गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कुछ टाइम लगता है और टाइम लगने की वजह से आपका जो बंदा इनकम कर सकता था, पैसे कमा सकता था, लोगों के लिए कुछ कर सकता था, वो नहीं कर पाता और दूसरे लोगों के ऊपर बर्डन भी बन जाता है या और दूसरे लोगों के लिए थोड़ी परेशानी भी होती है उसे संभालना। इस तरीके से द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी सर्व एज सोर्स और रीजन फॉर द इन्फेक्शन। इसी साथ साथ जो पर्सन डिजीज से सफ़र कर रहा है वो एक उसका रिजर्वियर है, सोर्स भी बन जाता है जो कि दूसरों को भी फैला सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस हम कह सकते हैं प्रिवेंशन जो होता है बेटर देन क्योर होता है। जो हमारा प्रिवेंशन होता है हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रिवेंशन पर। बचाव जो होता है इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम इसी वजह से अब हम जानेंगे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं और कैसे हम बीमारी से बचें। हम पहले ही बीमारी से बच के रहें ताकि हमें इलाज कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पर। प्रिवेंशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव मेजर्स आर द प्रिकॉशनरी स्टेप्स दैट आर यूज टू चेक द स्प्रेड ऑफ डिसीज। ऐसे स्टेप जो कि हम पहले से ही उठा सकते हैं, बीमारी के शुरू होने से पहले ही हम वो स्टेप उठा सकते हैं ताकि वो बीमारी फैले ही ना। जब वो बीमारी फैलेगी ही नहीं तो हमें उसका इलाज भी नहीं कराना पड़ेगा। तो हम जो प्रिंसिपल प्रिवेंशन जो होता है वो दो मेथड पे काम करता है। एक तो जनरल अप्रोच
जो कि ऑल टाइप ऑफ डिसीज में काम करता है, एंड एक स्पेसिफिक अप्रोच फॉर जो कि हर एक डिसीज के लिए होता है। पहले हम चलते हैं जनरल अप्रोच पर। जो जनरल अप्रोच होता है वो प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन को, सारे इन्फेक्शन की तरीके सेम ही होता है।